हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका ividyarthi.in में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छा कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा स्वस्थ हो, ठीक हो, भगवान आपको ठीक ही रखे। तो भाई आप जैसे जानते ही हैं, हम लोग हिंदी मीडियम में पाठ्यक्रम शुरू कर चुके हैं। बहुत से बच्चों के हमें कमेंट आ रहे थे कि पाठ्यक्रम हमें हिंदी मीडियम में भी चाहिए, तो अब हम हिंदी मीडियम में भी सारे के सारे पाठों को बना रहे हैं जिससे बच्चों को सरलता होगी समझने में। ठीक है, तो भाई पाठ 1 आपके इतिहास की बुक से हमने शुरू कर दिया था, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। इसका हमने एक छोटा सा परिचय पहले से ही ले लिया। अगर आपने नहीं देखा है जाके जल्दी से देख लेना। उसको लेना मतलब उसको समझना काफी जरूरी है, क्योंकि परिचय आप किसी पाठ का नहीं पढ़ेंगे तो आपको पाठ में दिलचस्पी नहीं आएगी। और परिचय में मैं अपनी सारी दिलचस्पी डाल देती हूँ, तो वही जाके जरूर देख लीजिएगा। आपके सामने विषय है नई और पुरानी शब्दावली। ठीक है, यहाँ पे आप जानते हैं, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। सबसे पहले छोटे से उदाहरण से इस विषय को शुरू करते हैं। हम 2001 या 2 में कैसे करके बात करते थे, है ना? कैसे करके बात करते थे? दूध की थैली दे दो, 1 लीटर ले आ, 4 अंडे ले आ, और क्या बोलते थे, और भी बहुत चीजें, कटिंग, चाय कटिंग, मतलब एक अलग ही अंदाज रहता था, भारतीय अंदाज रहता था। लेकिन आज के वक्त पे अंग्रेजी भाषा जिसको ना पता हो उसकी ज्यादा महत्ता काफी कम हो जाती है। अंग्रेजी भाषा आज के वक्त पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदी को तो सब बोलते हैं, लेकिन आज के वक्त पे आप एक भी अंग्रेजी शब्द ना इस्तेमाल करके हिंदी को बोल सकते हैं। सो यही बात है भाई, मॉडर्न हो गया है हमारा भारत। तो भाई उस वक्त पे जिस तरीके की बोली बोली जाती थी 2002 या 3 की बात, और अब जो 2022-21 में जो बोली बोली जाती है काफी ज्यादा अलग है। ठीक है, तो इसमें भी यही बताया कि कुछ नई शब्दावली और पुरानी शब्दावली की बात हो रही है। ये 1000 वर्ष की बात हम बताते हैं आपको। 700 से लेकर 1760 तक की बात ले लीजिए, 1000 वर्ष का। ये 1000 वर्ष पड़ जाते हैं, और 1000 वर्ष के बीच में कितने सारे नए नए शब्द आए होंगे, कितने सारे पुराने पुराने शब्दों को एक नया रूप रंग मिला होगा। तो इसी के बारे में हम इस विषय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार की भाषाओं का उपयोग किया है जो वर्षों से लगातार बदलती हैं। आपको क्या लगता है, इतिहासकारों ने सिर्फ एक ही भाषा के अंदर पूरे 1000 वर्ष की तुलना कर दी है, पूरे 1000 वर्ष को एक ही भाषा में भर निपटा दिया है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। 1000 वर्षों में जितनी भी भाषाएं अलग अलग हुई हैं, जो शब्दावलियां अलग हुई हैं, उसी शब्दावली को इन्होंने पकड़ के अपने इतिहास की बातें इन्होंने अपने पन्नों में लिखी है। ऐसा नहीं है कि अरबी दास्तां ही इन्हें आती तो अरबी में ही पूरा 1000 वर्ष इन्होंने लपेट दिया। तो जितनी भी भाषा, जितने भी शब्द उस वक्त में आए थे, उन्होंने 1000 वर्ष के अंदर जितना भी इतिहास बनाया, सारे शब्द और भाषाओं को डाला है उन पन्नों में। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया कि मध्यकालीन फारसी आधुनिक फारसी से भिन्न है। यही बताया कि इस 1000 वर्ष के अंदर काफी भाषाएं अलग अलग हुई, जिसकी मध्यकालीन फारसी ले लीजिए, अंग्रेजी में बोला जाए तो मिडीवल, और अभी की फारसी आधुनिक फारसी, मॉडर्न फारसी, काफी ज्यादा अलग है ना? मॉडर्न बोलना चाहती बट मॉडर्न बढ़िया लगता है। तो भाई ये दोनों फारसी आजकल के वक्त में देख लीजिए, अरबी भाषा तो काफी अलग है, काफी ज्यादा अलग है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी तस्वीर दे रखी है, ये आपकी आधुनिक फारसी है। लेकिन अगर आप मध्यकालीन की फारसी देखेंगे तो उसके अक्षर वक्षर सब काफी अलग दिखने में है इससे। ठीक है, तो अंतर केवल व्याकरण और शब्दावली के संबंध में नहीं है, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। यहाँ पे ये बताया कि भाई इनकी बनावट ही नहीं बदली है, सिर्फ इनको बनाने वाले बंदे ही नहीं बदले हैं, सिर्फ हर चीज बदलती है। अगर मैं यहाँ पे चलिए एक ले लेते हैं, क्या लें, हमें लगता है कि हमारा उदाहरण यहाँ पे हमें मिल जाएगा, है ना? तो उदाहरण देखते हैं, छोटा सा उदाहरण के लिए हिंदुस्तान ले लीजिए भाई, इससे बढ़िया उदाहरण मिल ही नहीं सकता। हिंदुस्तान शब्द से हम बहुत ही ज्यादा परिचित हैं। हिंदुस्तान शब्द को ही ले लीजिए, आज इसे हम भारत कहते हैं, कोई हिंदुस्तान नहीं कहता। ये बात तो आप मान लीजिए, हिंदुस्तान बहुत भारी भरकम शब्द है भाई। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा भारत ही नहीं, और भी इसमें महाद्वीप मिल जा रहे हैं, और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जैसा शब्द लग रहा है। पूरा ब्रह्मांड को हिंदुस्तान टाइप ऐसा शब्द नहीं लग रहा आपको?
तो भाई इसको अब भारत बोला जाता है, भारत। ठीक है, भारत भी बहुत कम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी शब्द ज्यादा यूज करते हैं इंडिया। ठीक है, या फिर नेशन शब्द यूज करते हैं। तो जब इस शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में मिनाजी सराज द्वारा किया गया, जो एक इतिहासकार थे जिसने फारसी में लिखा था कि पंजाब हरियाणा के क्षेत्र गंगा और यमुना के बीच की भूमि भी भारत है। अब यहाँ भी ये बताया है, देखिए ये चीज तो आपको समझ आ गई ना कि हिंदुस्तान पहले बोला करते थे, अब आज हम भारत बोलते हैं, लेकिन मतलब एक ही है। तो इतिहासकारों को हर चीज देख के चलनी पड़ती है कि भाई क्या हिंदुस्तान शब्द आज भी इस्तेमाल करा जाता है, क्या मैं इसको अपनी किताब में डालूं, क्या हिंदुस्तान शब्द से किसी की भावना को ठेस तो नहीं पहुंचेगी, क्या किसी को पढ़ने में कठिनाई तो नहीं आएगी, तो मैं भारत शब्द ही डाल देता हूँ। तो हर चीज देख कर उन लोगों को चलना पड़ता था भाई इतिहासकारों को, वरना एक बार वो छप गई बात तो वो युगों युगों तक वही इतिहास बन जाएगा और उनकी गलती युगों युगों तक दोहराती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया है कि भाई ये जो जब ये जो हिंदुस्तान शब्द है, ठीक है, जब ये हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल करा गया 13वीं शताब्दी में इस्तेमाल करा गया था, इसको 13वीं शताब्दी में इस्तेमाल करा था मिनाजी सराज ने, जो खुद एक इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे। ठीक है, इन्होंने हिंदुस्तान के बारे में फारसी लफ्ज में लिखा था, जो भी ये लिख रहे थे वो फारसी शब्दों में फारसी चीज यूज करी थी इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने भारत को पता क्या समझ लिया, भारत को तो हम समझते हैं भाई 28 स्टेट्स ना, बहुत सारे अलग अलग राज्य है ना भारत में। भारत में कितने सारे बॉर्डर है, महाद्वीप है, समुंदर पड़ते हैं, नदियां पड़ती हैं, विशालकाय पर्वत पड़ते हैं, बहुत चीजें पड़ती हैं भारत में। इतना ज्यादा क्या कहूं मैं, इतना ज्यादा वर्चस्व भारत है हमारा, इतना बड़ा है क्या बताऊं। लेकिन उन्होंने महाभारत कह रही हूँ, भारत को इन्होंने पता क्या बताया, मतलब हिंदुस्तान शब्द यूज करा था इन्होंने। हिंदुस्तान को बताया कि हिंदुस्तान मतलब सिर्फ पंजाब है, हरियाणा है, गंगा है, यमुना है, बस। और गंगा यमुना के बीच में जितने भी राज्य छोटे छोटे शहर पड़ते हैं वो है। मतलब पंजाब हरियाणा और गंगा, मतलब इतना छोटा, इतना तो राजस्थान भी, अगर इस पूरे ये जो हिंदुस्तान इन्होंने बताया है, राजस्थान के आधे इलाके में भी ये हिंदुस्तान नहीं आएगा जो इन्होंने बना के दिया है। ठीक है, तो उस वक्त पे ये माना जाता था कि मुगलों के शासक या जो भी उस वक्त पे सम्राट रहते थे, उनके भीतर जितना भी राज्य है, समझ लीजिए एक शासक ने पंजाब और हरियाणा पे कब्जा कर रखा है, तो इतिहासकार उस वक्त पे ये मान लेते थे कि यही हिंदुस्तान है, पंजाब और हरियाणा। तो ऐसा भी होता था भाई, बहुत ये जो पुराने से पुराने इतिहासकार इतने ज्यादा नहीं समझ पाते थे ना, पुराने से पुराने इतिहासकार के सामने जो रहेगा वो वही तो लिखेंगे। भारत उनके सामने अगर पंजाब जितना रहेगा तो वो भारत को पंजाब ही बोल देंगे ना। तो क्या होता था, जो आगे के जो आधुनिक इतिहासकार, मॉडर्न इतिहासकार आ रहे थे, उनको हर चीज देख के करनी पड़ती थी कि क्या ये इतिहासकार ने सच में भारत को इतना ही करा है या फिर भारत और भी ज्यादा है, सब कुछ करना पड़ता था। ठीक है, 16वीं शताब्दी की बात ले लीजिए। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बाबर ने उपमहाद्वीप के निवासियों के भूगोल, जीवों और संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान का शब्द इस्तेमाल किया था। अब बाबर को ले लीजिए, जो सबसे पहले मुगल एम्पायर थे, सबसे पहले मुगल शासक थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जैसे कि हमारे मिनाजी सराज ने भारत को, हमारे मतलब उस वक्त हिंदुस्तान शब्द यूज करा था, भारत नहीं, भारत तो अब करते हैं। हिंदुस्तान को सिर्फ पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना की नदी के बीच का जितना भी जगह है वही बता दिया बस हिंदुस्तान। वैसे ही बाबर ने भी एक चीज करी, बाबर ने उपमहाद्वीप को ही पूरा हिंदुस्तान समझ लिया। उपमहाद्वीप समझते हैं आप, उपमहाद्वीप मतलब कि दक्षिणी जो हमारा क्षेत्र है, जो दक्षिणी भारत है। यहाँ पे जरा नजर डालिए दोस्तों, ये समझ लीजिए भाई, मेरी ड्राइंग की मजाक कोई नहीं उड़ाएगा। ठीक है, ठीक है, ये यार क्रॉस बन गया, जो बन गया सोचो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा तिरछा कर दीजिए, ये बन गया ना। तो भाई ये दक्षिणी भारत पड़ जाता है हमारा, हम जानते हैं यहाँ पे कर्नाटका, तेलुगु वेलुगु सब कुछ, जितने भी क्षेत्र राज्य सब कुछ पड़ जाता है, बेंगलुरु कर्नाटका, चेन्नई वेन्नई। ठीक है, तो ये हमारा दक्षिणी भारत पड़ जाता है। और यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल पड़ जाता है, इंडियन ओशन पड़ जाता है, यहाँ पे लक्षद्वीप पड़ जाता है। ये पूरी की पूरी दक्षिणी भारत और यहाँ का थोड़ा सा पश्चिमी क्षेत्र, ये पूरा पानी से ढका हुआ है। हम पूरा दक्षिण भारत ही लेंगे, पश्चिम क्षेत्र छोड़ दीजिए, पूरा पानी से ढका हुआ है।
इसलिए इसको उपमहाद्वीप या फिर प्रायद्वीप भी बोला जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि दक्षिणी भारत का जितना भी पानी वाला क्षेत्र है, पूरा का पूरा दक्षिणी भारत उपमहाद्वीप बोला जाता है। तो इस उपमहाद्वीप में रहने वाले निवासी, उनके पहनाव, उनके जीव जंतु जितने भी थे, पूरे दक्षिण भारत को इन्होंने हिंदुस्तान समझ बैठे। तो किसी ने अभी तक ये नहीं समझा कि हिंदुस्तान असल में कितने राज्यों से बना हुआ है, किसी ने भी ये चीज नहीं देखी। मिनाजी सराज ने भी हरियाणा, पंजाब और यमुना गंगा को ही सिर्फ हिंदुस्तान बोल दिया और बाबर ने सिर्फ दक्षिणी क्षेत्र को हिंदुस्तान बोल दिया। तो ये दोनों ही भाई गलत थे। ठीक है, तो अगर बात करी जाए तो ये है हमारे बाबर, जिन्होंने हिंदुस्तान को सिर्फ उपमहाद्वीप समझ बैठे, दक्षिणी भारत ही समझ बैठे। एंड ये है मिनाजी सराज, जिन्होंने हरियाणा, गंगा, पंजाब को और यमुना को ही हिंदुस्तान समझ लिया। आज के वक्त पे भारत यूज होता है, पहले के वक्त पे हिंदुस्तान ही बोला जाता था। ठीक है, तो भाई हमने अच्छी तरीके से समझ लिया कि पहले के वक्त पे भी इतिहास डामाडोल करता था। पहले के वक्त पे भी हमारा भारत में ऐसी चीजें बनी ही नहीं थी। बन भी चुकी थी तो लोग भारत को भारत नहीं समझते थे, बहुत ऐसे समझते थे कि राजा के अंदर जितने भी साम्राज्य हैं, राजा के अंदर जितने भी राज्य हैं वही भारत है। बहुत दिक्कत होती थी। पहले के इतिहासकारों ने जो जो चीजें लिखी हैं वो आज के इतिहासकारों को अच्छे से देखनी पड़ती थी कि क्या सच में इसने सही लिखा है, क्या सच में इसने अपने मन के ही डाल दिया है। तो अच्छे से बिल्कुल सहजता पूर्ण भाई काम करना पड़ता था इतिहासकारों को। कवि आमिर खुसराव की बात ले लीजिए। आमिर खुसराव ने 14वीं शताब्दी में हिंद शब्द का प्रयोग किया था। हिंद शब्द का भाई 14वीं शताब्दी में आमिर खुसराव ने ये शब्द यूज करा था और 16वीं शताब्दी में बाबर ने हिंदुस्तान बोला था। ठीक है, तो इतिहासकारों को उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली शर्तों के बारे में सावधान रहना होगा, क्योंकि अतीत में उनका मतलब अलग अलग चीजों से था। इतिहासकारों को जब भी कुछ लिखना होता है, जब भी कुछ उनको दस्तावेज कुछ भी बनाना होता है, तब उन्हें काफी ज्यादा ध्यान पूर्वक काम करना होता है। क्योंकि अगर जो वो शब्द आज इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद उस शब्द का मतलब पहले के वक्त पे कुछ और हो, शायद जो शब्द वो पहले के वक्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज की पीढ़ी शायद उस वक्त शब्द को ना समझे, ऐसा भी होता था। अब हम उदाहरण लेके समझेंगे तो यहाँ पे भी एक उदाहरण है, हम अलग से एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, एक छोटे से उदाहरण की बात करें तो ले लीजिए बैंगन। ठीक है, बैंगन शब्द हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। बैंगन आज के वक्त पे तो काफी ज्यादा कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पहले के वक्त पे हिंदी शब्द का उपयोग सबसे ज्यादा होता था। आज के वक्त पे अंग्रेजी शब्द बहुत बोले जाते हैं। अगर मैं किसी शाकाहारी व्यक्ति से बोलूं कि क्या तुम एग प्लांट खाना चाहोगे, एग प्लांट ही बैंगन होता है, वो मेरे को थप्पड़ मार देगा, बोलेगा कि एग खिलाओगी, अंडा खिलाओगी। तो भाई तो यही है कि उस वक्त पे जो शब्द इस्तेमाल होते थे, आज के वक्त पे उनका मतलब बिल्कुल आप कह सकते हैं भिन्न नहीं है, बिल्कुल वही मतलब है, लेकिन नाम काफी अलग हो गया है। लेकिन वो नाम अगर आप डाल देंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी ना, वो तो उसको सबको यही लगेगा कि ये अंडा है, लेकिन अंडे का कोई पौधा उगा दिया है, एग प्लांट। तो भाई शब्द वही इस्तेमाल करने पड़ते थे, शब्द इतिहासकारों को जो सरल हैं, जो ठीक हैं और जो बिल्कुल सही बैठते हैं इतिहासों की किताब में। ठीक है, तो काफी भाई इनका काफी ज्यादा योगदान रहा है यार इतिहासकारों का। जो भी हम आज पढ़ रहे हैं, ये इतिहासकारों ने सही लिखा है, अच्छा लिखा है, क्या लिखा है हमें तो नहीं पड़ा, बस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये बताया है कि क्योंकि अतीत में उनका मतलब अलग अलग हो जाता है। अतीत यानी कि आज के वक्त पे, प्रेजेंट में। ठीक है, भूतकाल में जो शब्द यूज हुआ है, आज के वक्त पे उसकी काफी अलग है वो। ठीक है, और एक और उदाहरण लेते हैं, विदेशी। ठीक है, हम विदेशी किसे बोलते हैं? हम विदेशी उसको बोलते हैं जो भारत का ही नहीं होता, जिसके पास भारत का वो कहते नहीं आधार नहीं है, कुछ वो भारत का ही नहीं है, बाहर का आया हुआ कोई है। ठीक है, तो विदेशी हम उसे बोलते हैं। परदेसी, पहले के वक्त पे ऐसे शब्द यूज होते थे, परदेसी, अजनबी, गोरे, तो ऐसे शब्द भी यूज होते थे। अगर मैं आज के वक्त पे गोरे शब्द लिख दूंगी कि मुझे एक गोरे के शहर से जाके प्रताड़ना मिली, मैं गई थी ब्रिटेन, ठीक है,
वहां के गोरे को समझ के मैं यहाँ लिख रही हूँ कि मैं गोरे के राज्य में गई थी और मुझे वहां पे प्रताड़ना मिली, मुझे किसी ने बोला, वहां पे गलत गलत बोला। अब यहाँ पे भारत के लोग समझ नहीं पाएंगे ना, क्योंकि भारत में भी बहुत गोरे लोग हैं। वो लोग बोलेंगे भाई गोरे लोग तुम्हें भारत में कैसे बोल दिया। तो हर चीज स्पष्ट रूप से बतानी पड़ती थी पहले भाई। अभी जो आप मतलब देख रहे हो गोरे, पहले के वक्त पे गोरे का मतलब होते थे ब्रिटिशर्स, लेकिन आज के वक्त पे गोरे सब हैं। आज के वक्त पे भारत में बहुत गोरे लोग घूम रहे हैं। तो शब्दों के मायाजाल को समझिए, शब्द वही हमें इस्तेमाल करने चाहिए जो सरल हो, सहज हो, और आज के युग में इस्तेमाल करने वाला शब्द यूज करना चाहिए। ठीक है, तो भाई इसका मतलब दूसरों के लिए अलग है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोरे, मैं सोच रही हूँ कि ब्रिटिशर हैं गोरे, और आप लोग सोच रहे हैं कि गोरे तो भारत के भी लोग हैं। ठीक है, तो आप समझ गए ना, ये शब्दों का मायाजाल काफी ज्यादा हमें पागल बना रहा है। लेकिन आप समझ जाइए कि जो शब्द पहले के वक्त पे, पहले के स्थानांतरण इस्तेमाल होते थे, भाई यूज शब्द मेरा बार बार आ रहा है, इसके लिए माफी चाहती हूँ, इस्तेमाल होते थे, वो आज के युग में इस्तेमाल नहीं होते हैं, या फिर होते भी हैं तो उन्हें कुछ और समझा जाता है। ठीक है, पहले के वक्त में ब्रिटिशर को गोरा राज बोलते थे, लेकिन आज के वक्त पे अगर आप किसी को एक गोरे तो गोरे की राज्य से आया है बोलेगा मैं तो गोरा ही हूँ, तो गोरे मतलब मैं तो भारत में ही रह रहा हूँ, उसके दिमाग में चमकेगा ही नहीं कि मैं ब्रिटिशर बोल रही हूँ उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अच्छे से इस मायाजाल को समझ लिया है। उम्मीद है आपको इससे मदद मिली होगी, समझ आया होगा। 1000 वर्ष की बात तो कर रहे हैं हम, लेकिन दिमाग को खराब कर देने वाला वर्ष हम समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, क्या बताऊं मैं, तो भाई दिमाग सब भन्ना सा गया है मेरा। ठीक है, आप भी कुछ खाइए पिए बढ़िया से, मैं भी कुछ खावा के आती हूँ। ठीक है, लंच टाइम हो गया है, खावा के आते हैं हम लोग। आप अपना ध्यान जरूर रखिएगा, और ये विषय पढ़ने के लिए जल्दी से आ जाइए दूसरी वीडियो के अंदर। ठीक है, इतिहासकार और उनके स्रोत, तो भाई जल्दी से आ जाइए दूसरी वीडियो में, और अपना ध्यान जरूर रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।